नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में रुक करने से पहले एक ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में अब एनआईए की ब्रांच जो है वो खोली जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बड़ा बयान दिया है। आतंकी संगठनों की जांच के लिए मदद मिल सकेगी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो आतंकी संगठनों की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अब जांच के लिए एनआईए से मदद मिलेगी। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में खुलेंगी एनआईए की ब्रांच। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया है। आतंकी संगठनों की जांच के लिए एनआईए से मदद मिलेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। अब आगे आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। क्या है, मध्य प्रदेश में एनआईए की ब्रांच खोली जाएगी और आतंकी संगठनों को लेकर के बात करें तो इस एनआईए से मदद मिलेगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा ऐलान है, मध्य प्रदेश में एनआईए की ब्रांच खोली जाएगी। प्रदेश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच जल्द खुलने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जांच एजेंसी सूफा, जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों की जांच करेगी। यह देश में एजेंसी की 13वीं ब्रांच जो है, जो कि मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनआईए अपनी ब्रांच खोलेगी। इसे लेकर के एनआईए के अधिकारियों ने बीते दिनों डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात भी की थी। यहां पर आईजी या डीआईजी स्तर के अधिकारी बैठ सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में खुलने वाली ये ब्रांच देश में 13वें नंबर पर होगी। भोपाल में हाल ही में बांग्लादेशी आतंकी पकड़ाए गए थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और इसमें एजेंसी को कई इनपुट भी प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे थे। और इस पूरे मामले पर अगर हम बात भी करें तो एक बड़ा बयान जो है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दे दिया है। मध्य प्रदेश में अब एनआईए की ब्रांच खोली जाएगी। इसको लेकर के ये बड़ा फैसला जो है वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज सीतापुर दौरे पर है, जहां पर वह जनता से संवाद करेंगे और कई तरीके के कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल के होने वाले हैं और लगातार वह दौरे भी कर रहे हैं। फिलहाल वो सीतापुर में इस वक्त मौजूद हैं, जनता के बीच उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसमें वह 3 गांव का दौरा करने वाले हैं। वहां पर जाकर के निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसको लेकर के भी वो जनता के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही ग्राम
मंगरेलगढ़, राजापुर, सरमना में जाकर के जनता की समस्याओं को भी वो सुनेंगे। इसके साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निरावरण करने की भी आदेश देंगे। दरअसल सीएम पिछले कई दिनों से गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में सीएम भूपेश बघेल जुट चुके हैं। 4 मई से सीएम भूपेश बघेल के जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी हैं और आज वह सीतापुर दौरे पर हैं। कल वे अंबिकापुर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी सौगातें जो हैं वो जनता को दी हैं और आज सीतापुर में भी लगातार कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगरेलगढ़, राजापुर और सरमना गांव का वे दौरा कर रहे हैं। वहां पर जाके जनता के बीच संवाद करेंगे और जनता की क्या कुछ समस्या है उसको सुनेंगे। साथ ही इस भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल जनता की जितनी भी समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। लगातार सीएम भूपेश बघेल अपने दौरे पर हैं। 4 मई से सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद कर रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में सीएम भूपेश बघेल जुट चुके हैं और पूरी कांग्रेस की तरफ से बात करें तो 2023 को लेकर की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है। इसके साथ ही वह भी जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुन रही है और वहीं भूपेश बघेल भी सरकारी योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल पा रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है इसको लेकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान करने की वे कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। आज वे 3 गांव के दौरे पर हैं। सीतापुर जिले में बात करें तो वह कई गांव का दौरा करने वाले हैं, जहां पर मंगरेलगढ़ से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज वह गांव में जनता से मिले, उनसे संवाद भी किए। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद राजापुर और सरमना में भी उनका कार्यक्रम होना है, जिसमें वह जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल पा रहा है इसको लेकर के भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया। इसके साथ ही अंबिकापुर में आयोजित आदिवासी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम माता राजमोहिनी देवी के नाम पर करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गोंडवाना समाज को भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही गोंडवाना समाज के भवन परिसर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने, इसके साथ ही डीएफएमएफ फंड से देने की घोषणा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कंवर समाज को 15 लाख रुपए की राशि, पंडो और चेरवा समाज को जमीन के साथ साथ 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। अभी कल हम परसों में राजमोहिनी देवी के जन समाधि स्थल हम गए रहे में वहां का सौंदर्यीकरण करे हुए 50 लाख रुपया दे और तो बस अच्छा वहाँ अच्छा ते 20 लाख ते 15 लाख रुपए मांगे ना। हाँ 15 लाख रुपए मांगे तो हम दे चल 15 लाख रुपए चल ठीक। कंवर समाज भी 15 लाख। हाँ तो पहाड़ आवेदन तो है, बिना आवेदन कैसे दूंगा भाई। अरे लड़का नहीं रहो तब तक महतारी दूध नहीं पिया है। एक आवेदन तो आ जाए, मैं कामे लिखूं, आदेश कामे करूं। माता राजमोहिनी जी के समाधि स्थल में गए मैं हूँ, वो देखें बढ़िया आश्रम बने हुए, समाधि स्थल भी बने हुए, सेवा भी करते। और जब
मेला लगते तो लाखों लोग वहाँ इकट्ठा भी होते, तो वहाँ विकास करे और 50 लाख रुपए में घोषणा करें। और सूरजपुर में एक चौक के नामकरण। सीएम भूपेश बघेल ने प्रभुराम के नाम पर बयान दिया है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। आपको सुनाते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ बयान दिया है। भद्र पुरुष कहते हैं, राम भद्र कहते हैं, और भगवान राम के अभी इसके पहले जितनी तस्वीरें आई या मूर्तियां बनी हैं मंदिरों में, बहुत सौम्य रूप दिखाया जाता है और उसको देखने से ही, उसके स्मरण करते ही मन में शीतलता का भान होता है। उसी प्रकार हनुमान जी तो ज्ञान, भक्ति और शक्ति तीनों का समुच्चय है और कभी ज्ञान मुद्रा में, कभी भक्ति के मुद्रा में हनुमान जी दिखाई देते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में, जैसे रेम्बो बना दिया, हमेशा युद्ध की मुद्रा में हो। तो भगवान राम क्रोध तो केवल एक बार हुआ जब समुद्र उसको रास्ता नहीं दिया, तब वो क्रोधित हुए थे। पूरे रामायण में आप देखें कहीं क्रोध नहीं दिखा। लेकिन अब जो तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए वो युद्धक राम, और अभी अभी इसी साल से मैं देख रहा हूं कि हनुमान जी की जो तस्वीर है, जो फ्लैग लगे हुए हैं, गाड़ियों में जो स्टिकर लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, क्रोधित दिखाई दे रहे हैं और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी तो ऐसे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास की बात नहीं करते हैं और उनसे सरकार के लिए किए गए घोषणा पत्र के वादों को भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जनता की आवाज को कुचलने में लग गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने सीएम भूपेश बघेल का पुतला बनाकर के फूंका है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि घोषणा पत्र में कई वादे तो कर दिए हैं, लेकिन सरकार इन वादों को पूरा नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ वासियों की आवाज को कुचलने का काम भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली कनेक्शन कटने और दोबारा जोड़ने पर लगने वाली फीस को 40 रुपए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि पहले 110 रुपए की फीस लगती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को 150 रुपए देने होंगे। हाई पावर कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस 5,000 से बढ़कर के अब 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो वहीं बढ़ती महंगाई के बीच ये बड़ा झटका जो है आम लोगों के साथ साथ बिजली उपभोक्ताओं को भी लगा है। तो छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। उनको एक बड़ा झटका लगा है, चूंकि बिजली कनेक्शन कटने और दोबारा जोड़ने पर लगने वाली फीस को 40 रुपए बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाल शाह हैं, वो जुड़ गए हैं। लाल, जिस टाइम पे अगर बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं की जो मुश्किलें हैं वो एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है जहां पर कनेक्शन कटने और दोबारा जोड़ने पर लगने वाली फीस पे 40 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जी मैं बता दूं, ये बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे उपभोक्ताओं को लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि अचानक बिजली कट जाती है। कट जाने के कारण किसी को चाहे तो बिल पटाने को लेकर के हो या एक दिन लेट फीस को लेकर के, कुछ को मामले को लेकर के, बिजली विभाग की ये आज कोई नया बात नहीं है। बिजली विभाग का ये हमेशा का मनमानी रहा कि फीस वसूलने के चक्कर में वो अपना मनमानी करते हुए किसी का 1 घंटा लेट या 1 दिन लेट हो जाने के कारण में बिजली पैसा काट देते हैं। अब फिर वही कर्मचारी को आधा घंटा बाद अगर जोड़ेंगे, 10 मिनट बाद जोड़ेंगे, तो वो लेट फीस चार्ज अपना बता करके ले लेते हैं बिजली विभाग से। और इसको देखने वाला, सुनने वाला कोई शासन प्रशासन का लोग इसको आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया।
बिल्कुल। वहीं इसके साथ साथ अगर हम ये भी बात करें तो जहां हाई पावर कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस की भी अगर जिक्र करें तो 5,000 से बढ़ाकर के 10,000 रुपए कर दिया गया है। एक साथ इतनी एक और तो जहां महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। जी जी, ये तो आए दिन का है, कोई आज नया बात नहीं है। महंगाई तो खैर बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत का सबब है कि डेली कुछ न कुछ मुद्दा लेकर करके बिजली विभाग वाले ये फीस वो फीस ऐसा वैसा कर करके लोगों को मनमानी कर करके ज्यादा कुछ बोलने के लोग कनेक्शन कट कर देते हैं। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह के हमारा आप लेट फीस लेते हो, आप हमारा कनेक्शन काट देते हो, तो उस हिसाब से हमारी जरूरत को ध्यान में देते हुए जैसे हमारे यहाँ कुछ फॉल्ट होता है तो अब मिस्त्री को भेज कर कुछ फॉल्ट को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तो उस चीज का कुछ संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन लेट फीस को लेकर के वो लोग सरकार कनेक्शन काटने के लिए और खास करके ये मध्यम वर्ग वालों के लिए ज्यादा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बेमेतरा में किसान नेता की देखरेख में किसान जो हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और इसके साथ ही वहां पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, जहां जिले के सहकारी समितियों में अनऑथराइज्ड रूप से जाइम खाद की बिक्री के संबंध में जिला कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जिले के सहकारी समितियों में अनऑथराइज्ड रूप से जाइम खाद की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसके साथ ही किसानों को अमानक व अनऑथराइज्ड खाद को समितियों में जबरदस्ती खरीदवाया जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें जो है वो मिल रही थी। इसके साथ ही कृषि विभाग की इस तरह की शिकायतों में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोग अभी कृषि अधिकारी एमडी मानकर जी से मिलके आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटी में अनामक खाद जब्ती किया जा रहा है, जिसमें वो जाइम है। जो खाद किसान अगर डालते हैं तो उसका किसी प्रकार कोई असर नहीं होता। ऐसे बीज के बेचा जाता है सोसाइटियों में, ऐसे खाद दिए जाते हैं, ऐसे दवाइयाँ दी जाती, किसानों को ज़बरदस्ती लेने के लिए दबाव बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे खादों को जब्ती इन लोगों ने बनाया और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि सोसाइटियों में ऐसा अनामक खाद पहुंचा कहां से, किस अधिकारी का मिली भगत है और क्यों किसानों को दबाव डाला जाता है कि कंपोस्ट खाद इतना लेना जरूरी है, जाइम लेना जरूरी है, जो ऐसे दवाइयां हैं जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसे कीटनाशक लेना जरूरी है, बीज लेना जरूरी है। उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसानों को किसी प्रकार का दबाव ना हो। और सोसाइटियों में आज डीएपी नहीं है, आज पोटास नहीं है, यूरिया नहीं है। खेती किसानी का समय आ रहा है। आज 15 जून के बाद बारिश होने वाला है, उसके बाद किसान खेती किसानी में जुड़ जाएगा, उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का हम लोगों ने मांग। बंगाल के खाड़ी से उठे आसानी तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिल रहा है। बात करें तो चक्रवाती तूफान से प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पारा 39 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। वहीं 2 दिनों के बाद एक बार फिर से भीषण गर्मी का जो दौर है वो शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। तो बंगाल के खाड़ी से उठे इस तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर असर देखा जा रहा है, जहां तापमान में काफी ज्यादा गिरावट भी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में अब से कुछ दिन पहले देखें तो तापमान जो था वो 42 डिग्री तक दिख रहा था, लेकिन फिलहाल इस तूफान की असर से अगर हम बात करें तो 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य जिलों में भी तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट तो है वो दर्ज की गई है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि 2 दिनों तक तो मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में 2 दिन बाद बात करें तो वापस से गर्मी जो है वो काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा पुलिस ने
लड़की सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साथ ही लगभग 1 साल पहले दंतेवाड़ा थाने में 15 वर्षीय बच्ची को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची का नाम स्वामी देवी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। दिनांक 28 से 21 को हमारे यहाँ एक नाबालिग के भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके ऊपर अपराध दर्ज हुआ था, अपराध क्रमांक 55/21। उसके अंदर शाहजहाँपुर से उस पीड़िता को जब बरामद करके लाया गया तो उसने अपने कथन में बताया था कि एक महिला ने उसको 50,000 रुपये में खरीद कर शाहजहाँपुर ले गई थी और वहाँ पर जबरन एक व्यक्ति से उसका विवाह करा गया था। तत्काल इस जानकारी के प्राप्त होने पर विधिवत धाराओं के अंदर मामला भी दर्ज किया गया था और तब से ही हमारी टीम लगातार जो वांछित आरोपी थे उनके पता तलाश में लगी हुई थी। अभी शाहजहाँपुर ज़िला जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से हमने एक आरोपी महिला तथा एक पुरुष जिसके साथ जबरन नाबालिग पीड़िता की शादी करा दी गई थी, उनको रिकवर करके लाया गया है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस मुख्यालय रायपुर ने आज जिला कोरबा में बात करें तो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 2 आर्टिका वाहन उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि आज पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दोनों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। दोनों वाहनों को अंबिकापुर से बिलासपुर मार्ग पर चलाया जाएगा। वहीं दोनों वाहनों का नाम हाईवे पेट्रोलिंग 1 और हाईवे पेट्रोलिंग 2 रखा गया है। बता दें कि हाईवे पेट्रोलिंग 1 की गाड़ी बांगो से मोरगा के बीच चलेगी, जबकि 2 नंबर की पेट्रोलिंग गाड़ी पाली और बिलासपुर के बीच चलेगी। दोनों ही गाड़ियां सड़क दुर्घटना को रोकने में मदद करेंगी। इसके साथ ही दोनों वाहन सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का भी कार्य करेगी। आज यहाँ पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्राप्त हम लोगों को 2 वाहन प्राप्त हुआ था, जिसको आज हम लोगों ने अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में उनको हाईवे पर जो घटनाएं घटती थी रात के समय में, दिन के समय में जो सड़क संबंधी जो घटनाएं घटती थी उसमें ब्रेक लगाने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए हम लोगों ने 2 वाहन यहाँ पर पेट्रोलिंग वाहन के रूप में वहाँ पर भेजा है। ये पेट्रोलिंग वाहन की विशेषता ये रहेगी कि ये पूरी तरह से ये जो हाईवे हमारा है अंबिकापुर बिलासपुर रोड रहेगा तो दोनों के वाहन इस पूरे रोड को कवर करेंगे, जिससे अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत वहाँ पे जो प्रभावित व्यक्ति रहेगा उसको हॉस्पिटल पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। संबंधित थाना से संपर्क बना करके तत्काल राहत का कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भी जिस प्रकार से अगर कोई भी जैसे क्राइम होता है या वहाँ पर जैसे कि कोई शराब पी करके आता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने किट दिया हुआ है, ताकि अगर कोई शराब पी के भी गाड़ी चलाने की कोशिश करता है या कोई घटना घटती है तो वेब कैम भी उनके साथ में है और उनको किट दिए गए हैं, जिससे वहाँ पर उन चीज़ों को भी चेक करेंगे। तो इससे हमारी वहाँ पे जो घटनाएं घटती हैं निश्चित रूप से उसमें कमी भी आएगी और अगर कोई घटना घटती है तो उनको जो राहत मिलना है उसमें काफ़ी कम समय में हमारी पुलिस वहाँ पर उनको सहायता वहाँ पर देगी, ताकि उन लोगों को तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज सकें और उनको राहत मिल सके। साथ ही साथ क्राइम में भी कमी होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।